वक्रांगी ने बनाए बहुत सारे फीचर्स, ऐप्स, सर्विसेज, सारे सपोर्ट करने के लिए अपनी मेन फ्रंटलाइन को, जो है फ्रेंचाइजी। अब इसमें आता है वीकेएमएस और बहुत सारे ऐप्स आते हैं, बहुत सारी सर्विस आती है, सब कुछ सपोर्ट करते हैं इन फ्रेंचाइजीज़ को, क्योंकि ये फ्रेंचाइजीज़ हमारी फ्रंटलाइन है जो रेवेन्यू जनरेट करती है। बट इन सारे के सारे सपोर्ट स्ट्रक्चर्स में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट स्ट्रक्चर है, जो बहुत ही ज़रूरी है, वो है एफआरएम, फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप मैनेजर, यानी कि आप। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग है आपके बारे में। तो आज हम देखेंगे फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप मैनेजर का रोल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसका काम, यानी कि आप क्या करते हो, आपका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए एज ए एफआरएम, वो आज हम जानेंगे इस ट्रेनिंग सेशन में। तो इस आज की ट्रेनिंग का एजेंडा कुछ इस तरह है। पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन अपने बिजनेस मॉडल का, उसके बाद हम देखेंगे एफआरएम का एक ओवरव्यू, और फिर हम जानेंगे एफआरएम का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, इस ट्रेनिंग के अंत तक आप समझ पाएंगे एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी एफआरएम की क्या होती है, एफआरएम कौन होता है, और आप बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे वो सर्विस जो हमारे बिज़नेस के अनुसार है, जिसकी हमें ज़रूरत है, हमारे बिज़नेस को ज़रूरत है। अभी इस इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे हमारे बिज़नेस का एक अंडरस्टैंडिंग, ये बिज़नेस मॉडल कैसे है, और हम देखेंगे कि हमारी फ्रेंचाइजी कौन है और एक एफआरएम की ज़रूरत क्यों है। ये जो रिलेशनशिप है कंपनी और फ्रेंचाइजी का, इन दोनों के बीच में एफआरएम का क्या रोल है, क्यों ज़रूरत है एफआरएम की, ये हम जानेंगे इस सेशन में। फ्रेंचाइजी एक बिज़नेस है जिसने हमसे एक बिज़नेस लिया है, पैसे दिए, बिज़नेस लिया, लेकिन अगर असली बात देखी जाए तो वो हमारी फ्रंट लाइन सेल्स की टीम है, जो एक्चुअली कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं और वही रेवेन्यू जनरेट करते हैं, सेल्स करते हैं, और उनके ही रेवेन्यू जनरेशन से कंपनी का भी रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए हमारी फ्रेंचाइजीज़। हमारी जो फ्रेंचाइजी है वो सेलर का भी काम करती है, और यही फ्रेंचाइजी कस्टमर सर्विस भी देती है हमारे कस्टमर्स को। फ्रेंचाइजी करती है मार्केटिंग, ब्रांडिंग, जिससे प्रमोट होती है वक्रांगी और वक्रांगी की सारी सर्विसेज। फ्रेंचाइजी बाहर जाकर कस्टमर्स को ढूंढ कर लाती है। वो हमारे बिजनेस पार्टनर है जो एक्चुअली में रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं हमारे लिए। एफआरएम क्यों ज़रूरी है एक फ्रेंचाइजी के लिए, आइए समझते हैं हम इस डायग्राम के थ्रू। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, हम देख रहे हैं इंटरनल। अभी इंटरनल में क्या है, डिपार्टमेंट्स, कोऑर्डिनेशन इश्यूज। तो हम बात कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, हमारी कंपनी की। कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है हर इशू, प्रॉब्लम, एरर के लिए। अभी एक फ्रेंचाइजी को समझना पड़ेगा हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग लेवल के मैनेजर्स को, उनसे कोऑर्डिनेट करना होगा, ईमेल्स लिखने होंगे, फॉर्मेट याद रखने होंगे, कॉल्स करने होंगे, हर इशू के लिए अलग पर्सन, प्रॉब्लम्स के लिए एक अलग मेथड, और जो भी एरर है उसके लिए एक अलग प्रोसेस फॉलो करना होगा। इसमें जो हमारी फ्रेंचाइजी है उसका बहुत सारा टाइम, बहुत सारा समय इसी में निकल जाएगा। और जो दूसरा जो साइड है, जो आप राइट साइड पे अभी देख रहे हो, यहीं पे हम देख पा रहे हैं राइट साइड में, तो ये है एक्सटर्नल, जिसमें फ्रेंचाइजी को ढूंढने होते हैं कस्टमर्स, ओके, और वो कस्टमर्स के साथ सेल भी करना है और वो कस्टमर्स से रेवेन्यू भी जनरेट करना है, ओके। तो इसके लिए जो टाइम और एफर्ट जाता है वो अलग है। तो यहीं पर अगर आप देखेंगे बीच में आपको एक बैलेंस दिख रहा है, ओके। अगर बहुत ज़्यादा समय चला गया इंटरनल कोऑर्डिनेशन में तो बहुत कम समय बचेगा कस्टमर्स और सेल्स लाने में। लेकिन अगर इसी जगह पर एक बैलेंस बनाया जाए, वो बैलेंस लाते हैं एफआरएम, फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप मैनेजर।
वो एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। वो जो हमारे फ्रेंचाइजीज़ है उनका एफर्ट कम कर देते हैं इंटरनल कोऑर्डिनेशन के लिए, इश्यूज़ के लिए, कंसर्न के लिए। तो फ्रेंचाइजी का जो समय बचता है, जो एफर्ट बचता है, वो इस्तेमाल कर पाते हैं कस्टमर्स लाने में, सेल लाने में और रेवेन्यू जनरेट करने में। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है। एफआरएम इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही एक बैलेंस यहाँ पे मिला सकते हैं और फ्रेंचाइजी की लाइफ ईजी बना सकते हैं, जिससे फ्रेंचाइजी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। इस सेशन में हम जानेंगे एफआरएम के बारे में। एफआरएम जो एक स्पॉक है फ्रेंचाइजी के लिए, हर चीज़ के लिए। क्यों? फ्रेंचाइजी की डिटेल्स जो होती है, एफआरएम की जो डिटेल्स फ्रेंचाइजी को कहाँ से मिलेगी, किस पेज पर मिलेगी, और एफआरएम की जो टीम होती है उनकी रिपोर्टिंग, वो कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ये एफआरएम और फ्रेंचाइजी का जो रेशो है हम इसे समझेंगे। एफआरएम एक मात्र स्पॉक है हमारे फ्रेंचाइजी के लिए। फ्रेंचाइजी की कोई भी इशू, कोई भी कंसर्न हो, चाहे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई कोऑर्डिनेशन करना है, कोई जानकारी चाहिए, कुछ भी हो, तो वो प्रोवाइड करते हैं हमारे एफआरएम। उनके एक लौते स्पॉक हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए। तो उनका कोई इशू है, कंसर्न है, कोई टिकट है, तो सारा कोऑर्डिनेशन, सारा काम हमारे एफआरएम ही करते हैं। फ्रेंचाइजी जैसे ही लॉगिन करते हैं वीकेएमएस के पोर्टल पर, तो उनको मिलती है एफआरएम की डिटेल्स, एफआरएम का नाम, नंबर और ईमेल आईडी वीकेएमएस के होम पेज पर, और वो उनसे फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब समझिए एफआरएम की जो इम्पोर्टेंस है एक फ्रेंचाइजी के लिए, जिस वजह से हमें एफआरएम की डिटेल होम पेज पर रखना पड़ी, ताकि जैसे ही वो लॉगिन करे वो पहले उन्हीं की डिटेल्स पाए और उनसे वो संपर्क कर सके। हमारे जो एफआरएम है इनको हम 3 अलग टीम में बांट सकते हैं। एक बीपीओ जो हाल ही में जुड़े हैं, और एक है स्टेट टीम जो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट में जो टीम्स हैं। इसके अलावा कुछ एफआरएम्स जो है जो हेड ऑफिस से भी ऑपरेट करते हैं, हेड ऑफिस में ही रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसे हम 3 टीम में बांट सकते हैं। अभी एफआरएम कहीं भी हो, चाहे वो बीपीओ से ऑपरेट करे, स्टेट से ऑपरेट करे या हेड ऑफिस से, ये सारे के सारे एफआरएम किसी ना किसी स्टेट हेड को रिपोर्ट करते हैं। ओके, स्टेट हेड इनको गाइड करते हैं और इनको रास्ता दिखाते हैं कि इनको आगे क्या करना है। हमारे एफआरएम्स के पास ये सारे कम्युनिकेशन के चैनल्स अवेलेबल हैं। तो अगर हम इसे डिवाइड करें बीपीओ में, और एक साइड में हम देखें स्टेट और हेड ऑफिस के एफआरएम्स, तो हम देख पाते हैं कि जो बीपीओ में जो एफआरएम है, क्योंकि ये ऑफिस से ऑपरेट कर रहे हैं, ये कॉल्स कर पाते हैं, ईमेल्स भेज पाते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर पाते हैं, और एनी डेस्क, हाँ, वो रिमोट लेकर अपने फ्रेंचाइजी के सिस्टम पर उनको कुछ समझा पाते हैं, या रिमोट लेकर कुछ इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर या कुछ सेटिंग्स कर पाते हैं जो इस फ्रेंचाइजी के लिए ज़रूरी होता है। स्टेट टीम और हेड ऑफिस की जितने भी टीम है एफआरएम की, उनके पास ये सारे ऑप्शंस है, कॉल, ईमेल, व्हाट्सएप और एनी डेस्क। इसके अलावा उनके पास एक और एडवांटेज होता है, वो होता है फिज़िकल विज़िट। जी हाँ, वो विज़िट कर पाते हैं अपने ही फ्रेंचाइजी के ऑफिस पर। अभी हम जानेंगे एफआरएम और फ्रेंचाइजी का रेशो। देखिए क्या होता है, हर 100 फ्रेंचाइजी के लिए एक एफआरएम होता है। हमारा जो गोल होता है कि मिनिमम 100 फ्रेंचाइजी या मैक्सिमम 200 फ्रेंचाइजी एक एफआरएम के पास रहे, क्योंकि अगर ज़्यादा हो गए तो एफआरएम उनको सर्विस नहीं दे पाएंगे, उनकी क्वेरीज रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, और ये बहुत ही ज़रूरी है। ओके, इसीलिए आपको बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेंचाइजीज दी जाती है। अभी इसमें एक चीज़ गौर करने वाली होती है कि जितनी भी फ्रेंचाइजी होती है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन से होती है, यानी कि एक स्टेट, उसके एक डिस्ट्रिक्ट, उस लोकेशन की सारी फ्रेंचाइजीज एक एफआरएम को होती है। इसके पीछे एक रीज़न है, ताकि एफआरएम उनका वर्किंग समझ सके,
उस लोकेलिटी, उस रीजन का मैनरिज्म समझ सके और एक बेटर सर्विस दे सके। इसीलिए हो सकता है कि आपके पास शायद अभी कम फ्रेंचाइजी है या ज़्यादा फ्रेंचाइजी है, क्योंकि आपके उस डिस्ट्रिक्ट में उतने सारे फ्रेंचाइजीज अभी फ़िलहाल में एक्टिव है। इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम जानेंगे एफआरएम का रोल और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या क्या रोल एक एफआरएम जो प्ले करते हैं इस बिज़नेस में, उनकी क्वालिटीज़ और स्किल्स जो होनी चाहिए, और डेली की एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, और रिपोर्ट्स और डेटा मैनेजमेंट के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, जिससे एक बेटर रिपोर्ट, एक बेटर डेटा दिया जा सके। हम जानेंगे स्मार्ट वर्क के बारे में, कैसे अच्छे से काम हो सके और इफ़ेक्टिवली सर्विस दी जाए। अभी आइए समझते हैं एफआरएम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमने इसे 5 सेक्शन में क्लासिफाई कर दिया। पहला वाला है फ्रेंचाइजी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ये जो है, जो पहला स्टेप, जहाँ पर फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट साइन करती है, पेमेंट देती है, डिजिटल एग्रीमेंट बनता है, केंद्र बनता है, पूरी लाइफ साइकिल एग्जिट होने तक, ये होती है पूरी लाइफ साइकिल। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, ओनरशिप चेंज, लोकेशन चेंज, जो भी होगा, या एग्जिट। ओके, तो जो फ्रेंचाइजी है उनका जो पूरा लाइफ साइकिल है वक्रांगी के साथ, उसमें उसका साथ देते हैं एफआरएम। शुरू से आखिर तक, वक्रांगी छोड़ने तक सिर्फ एफआरएम ही एक है जो उनके साथ कनेक्टेड रहता है। दूसरा है सर्विस रिक्वेस्ट। देखिए, फ्रेंचाइजी बहुत सारी रिक्वेस्ट रेज करते हैं वीकेएमएस पर। कुछ तो डायरेक्टली स्पॉक्स को असाइन होती है, उसमें से बहुत सारे अदर्स में आते हैं जो एफआरएम को असाइन होता है, और एफआरएम हेल्प और सपोर्ट देते हैं अपने फ्रेंचाइजीज़ को ताकि वो इशू रिजॉल्व हो सके। उसके बाद आता है कस्टमर सर्विस। जब भी फ्रेंचाइजी कॉल करती है, एफआरएम जो है उन्हें सहानुभूति देते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उन्हें सहायता देते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं, और सर्विस कॉल भी करते हैं। यानी कि कुछ दिनों में कभी कॉल करते हैं पूछने के लिए कि सर सब सही तो चल रहा है, बिज़नेस कैसे चल रहा है आपका। सिर्फ एक कुशल मंगल बोलने के लिए भी कॉल कर देते हैं, वो भी एक सर्विस कॉल ही होता है। तो इस तरह से वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर सेंट्रिक हो जाते हैं अपने फ्रेंचाइजीज़ के लिए। इसके साथ साथ अपसेलिंग करते हैं, क्रॉस सेलिंग करते हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अपग्रेड कर दिया, एक नया प्रोडक्ट दे दिया। इस तरह से वो अपने एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी का जो बेस है उनसे और बिजनेस जनरेट करता है। इसके साथ साथ फ्रेंचाइजी को अपडेटेड रखता है, चाहे सॉफ्टवेयर अपडेशन हो, प्रोसेस का अपडेट हो, या कोई और नया इंफॉर्मेशन हो, वो प्रोवाइड करते हैं हमारे एफआरएम अपने फ्रेंचाइजीज़ को। फ्रेंचाइजी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। देखिए, एक जो फ्रेंचाइजी होती है, ये पहले एक इंटरेस्ट दिखाती है, वेबसाइट पर आती है, एक एप्लीकेशन भरती है, उसके पैसे भी पूरे भर देती है। उसके बाद एक डिजिटल एग्रीमेंट बनता है, वीके आईडी उनको मिलती है, साथ में वीकेएमएस का एक्सेस भी मिलता है, और मिलता है एक एफआरएम जो हो सकते हैं आप, राइट। और यही एफआरएम इनकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। ये जो 9 स्टेप है आप तो ऑलरेडी जानते हो इनॉग्रेशन तक, राइट। बट ये अंत नहीं है, ये लाइफ साइकिल नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इन 9 स्टेप्स के बाद हमारे जो फ्रेंचाइजी है वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। उसके बाद बहुत बार उनको सहायता की ज़रूरत पड़ती है, बहुत बार मदद की ज़रूरत पड़ती है। जब तक वो वक्रांगी के साथ जुड़े हैं, जब तक वो एग्ज़िट नहीं हो जाते, तब तक हमारे एफआरएम उनको सपोर्ट करते रहते हैं। सर्विस रिक्वेस्ट को मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि अभी फ़िलहाल ये मैनुअली असाइन होती है, बट कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में ये ऑटोमेट होने वाला है। जब ये ऑटोमेट हो जाएगा तो ये कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न पर्सन के पास डायरेक्टली पहुंच जाएगा। एफआरएम प्रोवाइड करते हैं सर्विस कॉल के ऊपर। ये देते हैं कस्टमर सर्विस, ये देते हैं आउटगोइंग कॉल्स,
कस्टमर को पूछने के लिए कैसे चल रहा है सर, कैसे हुआ। और जब भी कोई इशू कंसर्न होता है ये मदद करता है। कभी कभी कॉल्स नहीं ले पाते, मिस कॉल होता है, तो ये उनको कॉल बैक भी कर देता है। हमारे जो FRM है वो करते हैं अपसेलिंग, यानी कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो हमारे फ्रेंचाइजी ने ख़रीदा है उसे बढ़ा देना, उसे अपसेल करना, या करते हैं क्रॉस सेलिंग, यानी कि ऑलरेडी कुछ लिया है उसके साथ कुछ और दे देना। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी फ्रेंचाइजी ने लिया है केंद्र, तो उसे ATM दे देना, राइट। तो ये काम भी हमारे FRM करता है। FRM जो है ये अपडेट का भी काम करता है, चाहे सॉफ्टवेयर का अपडेट हो, प्रोसेस का अपडेट हो, सर्विस का अपडेट हो, या कोई बिजनेस के चेंजेस हो, कोई क्लैरिटी चाहिए, सारी अपडेट प्रोवाइड करते हैं हमारे FRM। हमारे FRM बहुत सारा रोल प्ले करते हैं इस बिजनेस में। रिलेशनशिप बिल्डर, मेंटोर, मोटिवेटर, प्रोडक्शन और सेल्स मैनेजर, और कस्टमर सेंट्रिसिटी तो इनका एक हार्ट है, एक सोल है इस रोल का, जो वो प्रोवाइड करता है। FRM एक रिलेशनशिप बिल्डर है, राइट। लेकिन हमने हाल ही में देखा है, हाल ही में सुना कि पूरी दुनिया बोलती है IQ से ज़्यादा EQ इम्पॉर्टेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस। जी हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी होता है रिलेशनशिप बनाने में। और रिलेशनशिप बनाना बहुत आसान नहीं है, बहुत समय लगता है, वक्त लगता है। यहाँ पे आपके पास रहेंगे 100-200 फ्रेंचाइजी, सभी के साथ रिलेशनशिप बनते बनते वक्त बीतेगा, टाइम लगेगा, राइट। लेकिन आपको इस दौरान सबसे पहले पता करना है कौन बिजनेस रन करता है, कौन डिसीजन लेता है, कितने लोग उस बिजनेस में हैं, क्या वो सिर्फ बैंकिंग चलाते हैं, क्या बैंकिंग के साथ इंश्योरेंस भी बेचते हैं, क्या उनका ATM खरीदने का प्लान है, क्या वो उसके लिए कुछ कर रहे हैं, या वो कभी नहीं लेना चाहते। आपको पता होना चाहिए आपकी फ्रेंचाइजी क्या चाहती है, क्या करने वाली है। ऐसे बनते हैं गुड रिलेशन, बिजनेस रिलेशंस। हमारे FRM काम करते हैं एक मेंटोर का, एक गाइड का। मेंटोरिंग एक बहुत ही अलग चीज़ है। इसमें आती है कोचिंग, सपोर्ट करना, गोल सेट करना, ट्रेनिंग देना, उनको मोटिवेट करना, उनको एडवाइस देना, उनको सक्सेसफुल बनाना, उनको डायरेक्शन देना कि आपको कहाँ जाना है। देखिए, सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं, बिजनेस की भी बातें कि कहाँ पे कौन सी ऐड लगाई जाए, कहाँ मिलेगी ये ऐड, VKMS में कौन से सेक्शन में है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा, कैसे आपको इस्तेमाल करना है, कैसे कस्टमर आएंगे, आपको उनको क्या बोलना है, आप कर पाओगे, बने रहिए, राइट। ये होता है मेंटोरिंग। एक जो हमारे FRM होते हैं, इनका एक रोल होता है मोटिवेट करना, ओके। ये अपने फ्रेंचाइजीज को मोटिवेट करते हैं बिजनेस करने के लिए। देखिए, FRM ये क्यों करते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजीज भी तो थक जाते हैं, कहीं ना कहीं हार मानते हैं, कभी कस्टमर्स नहीं आ रहे, कभी बिजनेस नहीं हो रहा, कहीं पैसे फंसे हुए हैं कि क्या करें। उनको भी ज़रूरत होती है कि कोई उनको मोटिवेट करे। अब मोटिवेशन तो बहुत तरीके से होता है, कुछ इंटरनल होता है, कुछ एक्सटर्नल होता है, राइट। कोई किसी की बातों से मोटिवेट हो जाता है। लेकिन हमेशा याद रखिए, पैसा सबसे बेस्ट मोटिवेटर है, राइट। आप पैसे की बात कर सकते हो, कैसे वो कमा सकते हैं, कहाँ सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। जब भी कोई नई सर्विस आप लेके जाओ, नया प्रोडक्ट लेके जाओ, तो बात करो वाई की, बात करो विफिन की, उनका उसमें क्या फ़ायदा है, वो उससे क्या गेन करेंगे, वो फ्रेंचाइजी को वो प्रोडक्ट को सर्विस क्यों बेचनी चाहिए, वो आखिर में उससे क्या पाएंगे। अगर आपने ये रीज़न उनको बता दिया कि क्यों ये प्रोडक्ट या सर्विस आपको बेचनी चाहिए, ये अगर आपने जवाब दे दिया, तो जो भी आपका नया प्रोडक्ट सर्विस है, आधा तो आपने मोटिवेशन वही दे दिया कि ये उनको क्यों बेचना है, बाकी आधा आप अपने प्रोसेस के अंदर कवर कर सकते हो। हमारे FRM एक रोल प्ले करते हैं प्रोडक्ट मैनेजर का, प्रोडक्शन मैनेजर का, या सेल्स मैनेजर का। हम क्यों बात कर रहे हैं सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर की? देखिए, आप खुद कुछ नहीं बेचने वाले, आप खुद कोई प्रोड्यूस नहीं करने वाले हो। जो भी करेंगे वो करेंगे आपकी फ्रेंचाइजी, आपको ड्राइव करना है।
आपको उनसे बातें करनी है, उनको रोज पूछना है कितने नंबर हुए, कैसे हुआ, क्या दिक्कत आ रही है, कैसे चल रहा है। देखिए वो आपको रिपोर्ट तो नहीं करता है, मगर सॉफ्ट वे में सेम बात पूछी जा सकती है, जहां पर लोग खुशी खुशी आपको जवाब देंगे। कस्टमर सेंट्रिसिटी मैनेजर, जी हाँ, हमारे एफआरएम कस्टमर सेंट्रिक होते हैं, राइट। ये नया नाम है कस्टमर सर्विस के लिए। तो इसमें सिर्फ हम ये नहीं देख रहे कि आपकी टोन कैसी है, बॉडी लैंग्वेज, ये तो बहुत ज़रूरी है। आपकी टोन ऐसी हो, आपके शब्द, आपकी लैंग्वेज ऐसी हो, बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो कि कस्टमर आपको देख के खुश हो जाए, कस्टमर का मन हो, फ्रेंचाइजी का मन हो आपसे बात करने का, फ्रेंचाइजी खुद खुश हो जाए जब भी आप आओ, जब भी आप कॉल करो, तो फ्रेंचाइजी खुशी खुशी आपसे बात करें, राइट। उसे एक कहते हैं ना कस्टमर सेंट्रिक होना। सिर्फ यही नहीं कि इशू रिजॉल्व कर रहे हो आप, राइट, लेकिन ओवरऑल जो अप्रोच है आपका वो भी आपको वैसा रखना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ कस्टमर की खुशी की बात आती है तो सबसे सिंपल सा फॉर्मूला है अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर। जी हाँ, आप प्रॉमिस छोटा रखते हो लेकिन जब डिलीवरी देते हो बड़ी देते हो, राइट। मोस्टली हम इसका उल्टा करते हैं, हम कहते हैं 2 दिन में हो जाएगा और 10 दिन लगा देते हैं। लेकिन जब आप कहोगे कि सर 10 दिन लगेंगे आपके इस काम के लिए, और उसे जब आप 5 दिन में करते हो, तब कस्टमर खुश होता है, क्योंकि आपने वो किया उसके कम समय में। यहाँ हमने मेंशन की है कुछ क्वालिटीज़ और स्किल्स जो एक एफआरएम में होने चाहिए। पेशेंस, एम्पैथी, सेल्स और नेगोशिएशन के स्किल्स, एक एक्सेलेंट कम्युनिकेटर होना ज़रूरी है, लेसन्स और कोऑर्डिनेशन भी तो होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट एक एफआरएम को होना चाहिए एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। पेशेंस एक वर्च्यू है। पेशेंस तो बिना कहे हर एफआरएम के पास होना चाहिए। हम अपना इम्पेशेंस नहीं बता सकते, हम इम्पेशेंट हो ही नहीं सकते, चाहे हमारा टोन हो, लैंग्वेज हो या बॉडी लैंग्वेज हो, या हमारे एक्सप्रेशन ही क्यों ना हो, हम हमारा इम्पेशेंस नहीं दिखा सकते, चाहे कितना भी समय लगे, इंस्टॉलेशन हो, कस्टमर कुछ बोल रहा हो, कुछ भी हो, हमें अपना पेशेंस बनाए रखना है। दूसरी एक चीज़ होती है एम्पैथी। देखिए सिंपैथी और एम्पैथी ना बहुत साइड बाय साइड जाती है। सिंपैथी में हम इमोशंस के साथ बह जाते हैं, एम्पैथी में हम सिर्फ थोड़ा सा दिलासा या सहानुभूति देकर वापस अपने कॉन्वर्सेशन पे आते हैं। बिजनेस के लिए एम्पैथी सही होता है, आप थोड़ी सी एम्पैथी देते हो और वापस अपने कॉन्वर्सेशन पे आते हो। हम इमोशंस के साथ कॉन्वर्सेशन में फ्लो नहीं हो सकते, ड्रिफ्ट नहीं हो सकते। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस कॉन्वर्सेशन में बने रहे, एम्पैथाइज करके वापस अपने कॉन्वर्सेशन पे आ जाएं। एक एफआरएम को अच्छा होना चाहिए सेल्स में और नेगोशिएशन में, ओके। देखिए सिर्फ सेल्स में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बेच रहे हो। कोई फ्रेंचाइजी है जिसका सिर्फ केंद्र है, आपने उनको एटीएम दे दिया, कोई है जिनका सिर्फ एटीएम है, आपने उनको केंद्र दे दिया। सिर्फ ये सेल्स ही सब कुछ नहीं है, आप उनको और भी सेलिंग करते हो। जैसे कि नया प्रोडक्ट सर्विस आई है, आप उनको कन्विंस करते हो, सेल करते हो कि आप ये बेचो अभी, राइट। आप अपने फ्रेंचाइजी को सिखाते हो कि सर आप ये कैसे बेचोगे, आप अपने कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, आपको क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, राइट। तो आप एक सेल्स एडवाइस भी देते हो अपने फ्रेंचाइजी को। साथ ही साथ नेगोशिएशन एक ऐसा स्किल है जो सेल्स के साथ में ही रहता है। तो आपको एक बहुत ही अच्छा नेगोशिएटर होना होता है, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी होती है, ओके, वो आपसे बहुत सारी चीज़ों पर नेगोशिएट करते हैं। पैसा होगा, कुछ भी होगा। जैसे समझिए वो नया एटीएम लेते लेते ओल्ड एटीएम पे चले गए, या तो उन्होंने अच्छे से नेगोशिएट किया या आपने, और एक अलग डील पे क्लोज कर दिया, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न से नेगोशिएशन होते हैं, या तो गोल के लिए होगा, नंबर ऑफ़ सेल हो गए, नंबर ऑफ़ अकाउंट आप जो चाहते हो कस्टमर आपको दे महीने में, राइट। तो वो भी तो एक नेगोशिएशन हुआ ना उस नंबर तक पहुंचने का।
हमारे एफआरएम को एक अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत ज़रूरी है। ओके, और एक अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है एक अच्छा लिसनर बनना। ओके, सुनना, अपने कस्टमर को समझना वो क्या चाहते हैं, उसे पैराफ्रेज करना, उसे कंफर्म करना कि आप यही चाहते हो, और फिर उसके अकॉर्डिंग बोलना। और एक बात याद रखिए, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने तक लिमिटेड नहीं है। यह आपके ईमेल में भी आता है, आपके व्हाट्सएप में भी आता है, यहाँ तक कि जो आप रिमोट लेते हो ना कस्टमर का, तो आप कैसे रिमोट लेते हो, कहाँ जाते हो सिस्टम पर, क्या क्या चीज़ें एक्सेस करते हो, किस तरह से एक्सेस करते हो, वो सारी चीज़ें कम्युनिकेट करती है आपके बारे में। तो ये कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एज अ एफआरएम। हमारे एफआरएम्स करते हैं लिजॉन्स और कोऑर्डिनेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। लिजॉन से मेरा मतलब है डॉक्यूमेंटेशन वर्क, अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजना, वहाँ से लाना, और कोऑर्डिनेशन करना स्पॉक से, हेड से, और इश्यूज और कंसर्न्स को रिजॉल्व करना, ताकि हमारे जो फ्रेंचाइजी है वो राहत की सांस ले सके और अपने बिजनेस पे फोकस कर सके। हमारे एफआरएम को एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है, मगर ये एक दिन में तो नहीं होगा, इसमें वक्त लगता है। धीरे धीरे एफआरएम अपने नॉलेज बढ़ा सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो सारा रेफरेंस मटेरियल तो अवेलेबल है। एफआरएम को पता होना चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन वीकेएमएस पे कहाँ मिलेगी, और सिर्फ अपने फ्रेंचाइजी को वहाँ पर गाइड कर देना है। ये करने से ये होगा कि एफआरएम का बहुत सारा काम तो ऐसे ही कम हो जाएगा। ये कुछ डेली एक्टिविटीज़ है जो हमारे एफआरएम को करनी चाहिए। उसमें से कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे मीटिंग्स और वीसी अटेंड करना, डेली प्लान बनाना, एक प्रॉपर प्लान होना ज़रूरी है, डेली कॉलिंग करना कस्टमर्स को, ईमेल भेजना, एस्केलेट करना चीज़ों को, रिपोर्ट्स बनाकर भेजना, ये सारी चीज़ें डेली एक्टिविटी में आती है। मीटिंग्स और वीसी सुबह के वक्त एफआरएम के लिए बहुत ज़रूरी है। मीटिंग्स अटेंड करना, मॉर्निंग हर्डल्स, वीसी अटेंड करना, क्योंकि यही वक्त होता है कि दिन भर के लिए क्या काम करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या टारगेट होगा, किस चीज़ पे फोकस करना है। ये सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है या गाइडलाइन मिलती है या तो अपने स्टेट हेड से, या तो वर्टिकल के किसी हेड से, या तो हेड ऑफिस से। तो ये मीटिंग का इम्पोर्टेंस बहुत है सुबह में जो हो रही है, लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मीटिंग बहुत ही शॉर्ट होनी चाहिए, बहुत ही प्रिसाइज। इसमें एक एजेंडा ऑलरेडी शेयर होना चाहिए, मीटिंग सारी की सारी स्केड्यूल होनी चाहिए, और जो स्टार्ट और एंड टाइम मेंशन है उसी में ये ख़त्म होनी चाहिए, और उसी दौरान एजेंडा के सारे पॉइंट्स आंसर भी होने चाहिए। जितनी ही शॉर्ट और प्रॉपर स्केड्यूल्ड टाइम मीटिंग होगी विद अ प्रॉपर एजेंडा, ओके, और इफ़ेक्टिवली ख़त्म की जाएगी उसी टाइमलाइन में, वो उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है हमारे एफआरएम के लिए, चाहे आप एक्सेल पे बनाएं, चाहे अपनी डायरी में बनाएं, प्लान होना बहुत ज़रूरी है। आपका एक मंथ का प्लान होगा, उसमें आपके टारगेट होंगे कि इस महीने में कितना सेल लाना है, कितने अपडेट्स करने हैं, क्या क्या करना है, एक पूरी लिस्ट होगी महीने की। अब आप इसको हफ्ते में ब्रेक करोगे, और हर हफ्ते का एक अलग प्लानर बनेगा कि इस हफ्ते में ये करना है, ये नंबर्स है, ऐसे अचीव करना है। उसके बाद आता है आपका डेली प्लानर। जैसे ही आप ऑफिस में आते हो, आपको 5 से 10 मिनट इस पर स्पेंड करना है, थोड़ा सा टाइम निकालना है, आज का दिन का स्केड्यूल बनाना है। अब इसमें आप क्या क्या डालेंगे, जैसे कल के 10 मिस कॉल थे, आपने 5 पे कॉल किया, 5 बचे, वो आज कॉल हो गए। 2 फ्रेंचाइजी है जिसे अपडेट के लिए कॉल करना है, 4 फ्रेंचाइजी है जिसको सेल्स के लिए बात करनी है, राइट, आप एक लिस्ट बना लेंगे। 2 ईमेल आपको भेजने हैं, वो आपने बना दिया, तो ईमेल के लिए कितना टाइम रखूँ, इसके लिए कितना टाइम रखूँ। ये जो शुरुआत के 10-15 मिनट आप स्पेंड करो, प्लान कर लो मुझे कहाँ कितना टाइम स्पेंड करना है, और वो स्केड्यूल बना कर दे दो अपने आप को, ओके, लिख दो वहाँ पर, और फिर उस स्केड्यूल के हिसाब से टाइमली मैनर में आप पूरा टास्क कर पाएंगे, और बहुत ही इफ़ेक्टिवली सारा काम हो पाएगा।
एक एफआरएम को बहुत सारे कॉल्स करने होते हैं, बहुत तरह की कॉलिंग होती है। तो जैसे सर्विस कॉल हो गया, आपने कॉल करके चेक किया सर कैसे चल रहा है, कैसे जा रही है सर्विस, कैसे चल रही है, सेल्स कैसे हो रहा है, सर्विस कॉल। इससे रेपो बहुत अच्छा बनता है, रिलेशनशिप बहुत अच्छी बनती है। रेजोल्यूशन अपडेट, रेजोल्यूशन आ गया, आप कॉल कर रहे हो कि सर रिजॉल्व हो गया, ये रहा रेजोल्यूशन, हो गया आपका, एक्टिव हो गया, यहाँ पे तो बता रहा है, स्पॉक ने बताया कि आपकी सर्विस एक्टिवेट हो गई। या फॉलोअप कॉल, सर आपने मुझे बोला था कॉल करने के लिए, इसलिए मैं कॉल कर रहा हूँ, क्या था कंसर्न बताइए, या आप ये भेजने वाले थे अभी तक आपने भेजा नहीं, क्या वो रेडी है आपके पास, फॉलोअप कॉल। एफएलएम कॉल्स यानी फ्रेंचाइजी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कॉल्स, जब से आपको असाइन होती है फ्रेंचाइजी उसके एग्जिट तक बहुत सारी चीज़ें हैं, नेम चेंज, ओनरशिप चेंज, लोकेशन चेंज, एग्जिट, बहुत कुछ होगा, राइट। तो वो वाले कॉल्स हैं। उसके बाद में अपडेट्स के कॉल। अपडेट्स अभी दो तरह के हैं, एक तो वो सिस्टम वाला अपडेट, आप रिमोट लेते हो अपडेट कर देते हो, या तो दूसरा जो होता है प्रोसेस अपडेट। प्रोसेस में कुछ चेंजेस हो गया, आप उनको कॉल करके बताते हो सर अभी से ये चेंज हो गया है, ऐसे होने वाला है, ये एक अपडेट कॉल था 2 मिनट का, और अपडेट दे दिया, ख़त्म। अपसेलिंग, अपसेलिंग में आप उनकी जो एग्जिस्टिंग सर्विस है उसी को बढ़ाते हो या तो क्रॉस सेल करते हो। जैसे उन्होंने से केंद्र लिया, एटीएम दे दिया, जिसका सिर्फ एटीएम है, आपने उसको कन्विंस किया सर केंद्र भी ले लो, एटीएम तो लगा ही लिया है, केंद्र भी ले लो आप, राइट। अपसेल कर दिया, क्रॉस सेल कर दिया। प्रोडक्टिविटी चेक, आप बात करते हो अपने फ्रेंचाइजी से, पूछते हो कि सर इतना सेल नीचे क्यों जा रहा है, नंबर्स इतने कम क्यों आ रहे हैं, डिमैट के अकाउंट क्यों नहीं खुल रहे, क्या हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पे परेशानी है, कस्टमर क्या बोल रहे हैं। तो आप समझने की कोशिश करते हो कि आपकी फ्रेंचाइजी, ओके, क्योंकि उनके ओनर आप ही रहोगे, एफआरएम आप हो, आपकी फ्रेंचाइजी को क्या दिक्कत आ रही है, उसका सोल्यूशन क्या है, कहाँ से लाए, किस डिपार्टमेंट से बात करें, किस स्पॉक से बात करें, उनको रेजोल्यूशन कैसे दें। प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है हमें, वो सेल करेंगे, वो नंबर्स लाएंगे, तो हम सभी का बिजनेस बढ़ेगा, हम सबके नंबर्स आएंगे। इनबाउंड कॉल्स, इनबाउंड कॉल्स बहुत सारे आते हैं आपको, कस्टमर्स मोस्टली कॉल करते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं हमारे फ्रेंचाइजीज, और वो बहुत कॉल खींच जाता है। इसको बहुत ही स्मार्टली हैंडल करना आपको सीखना है। उनको एम्पैथाइज कीजिए, पैसिफाई करें, ओके, बोलिए दिक्कत के लिए क्षमा चाहते हैं, और उनकी समस्या को समझिए, और उनको ये बोलिए कि अभी कॉल पर तो नहीं, मैं आपको कुछ दिन में कॉल कर रहा हूँ, जैसे कि आज शाम को, कल, या 2 दिन के बाद, 3, एक फिक्स टाइम दीजिए, अपने स्केड्यूल में ऐड कर दो उनका नंबर और टाइम, और उस टाइम उस डेट पर उसको कॉल भी करो, ओके। इससे क्या होगा, एक बहुत अच्छा रेपो बनेगा, कस्टमर भी खुश हो गए कि हाँ आपने बोला कि आप 2 दिन के बाद करोगे कॉल, आपने 2 दिन के बाद किया, और आप भी खुश रहोगे, क्योंकि ऑन द स्पॉट तो आप कुछ नहीं बता सकते, राइट। उसको बोलो मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, स्पॉक से चेक करो, डिपार्टमेंट से चेक करो, उस चीज़ का रेजोल्यूशन लो, और उसको कॉल बैक करो 2 दिन के बाद रेजोल्यूशन के साथ, सर ये रेजोल्यूशन है आपके प्रॉब्लम का। आपके फ्रेंचाइजी भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश रहेंगे। दूसरी चीज़ होती है कॉल बैक ऑन मिस कॉल्स। तो ये कॉल्स कब होता है, आप बहुत बिजी रहते हो, आप ऑलरेडी किसी कॉल पर हो, अपडेट्स करा रहे हो, कुछ कर रहे हो, उस वक्त बहुत सारे कॉल्स आके जाते हैं। अब IVR तो हमने सेट करके रखा है, कभी कभी इनको IVR भी सुनने नहीं मिलता, तो इनको तो ऐसे लगता है जैसे कि आप इनका कॉल जानबूझकर नहीं उठा रहे, क्योंकि रिंगटोन सुनते रहता है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है इस मिस कॉल के ऊपर जल्द से जल्द कॉल करना, ओके। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे ही आपको मिस कॉल आता है उसके कुछ घंटों में ही उसका कॉल होना चाहिए, या मैक्सिमम उस दिन के अंदर, ठीक है। अब किसी कारणवश आप उस दिन नहीं कर पाए, आप दूसरे दिन अपने मिस कॉल्स पे कॉल कीजिए। और मैं भी समझता हूँ कि इतनी सारी एक्टिविटीज़ है, इतने सारे टास्क में ये एक्टिविटी करना डिफ़िकल्ट होता है, मगर आप इसको एक टाइम्ड एक्टिविटी बना दीजिए। हर कॉल पे 5 मिनट या 2 मिनट कॉल कीजिए, VKID लीजिए, नाम लीजिए, इशू लीजिए, उनका एक लाइन में लिख लीजिए, बोलिए कि सर हमने नोट कर लिया है, हम किसी और काम में व्यस्त है, लेकिन आपका मिस कॉल देखा तो फिर रहा नहीं गया सर, आपको कॉल कर लिया, आपका इशू तो हमने नोट कर लिया, अब 2 दिन में आपको इसके रेजोल्यूशन के साथ कॉल करेंगे, राइट।
एटलीस्ट आपके और कॉल आना बंद हो जाएंगे। एक ही फ्रेंचाइजी कम से कम 15 या 20 या 25 बार कॉल करती है। आपके मिस कॉल में इतने 100-200 कॉल दिखते हैं, लेकिन आपको फ्रेंचाइजी असाइंड सिर्फ 100 होती है और मिस कॉल्स 200 होता है। तो ये एक ही फ्रेंचाइजी मल्टीपल टाइम्स कॉल कर रही है, ये 2 लाइन के बाद से वो रुक जाएंगे और 2 दिन, और उसमें आप वो इशू पूछ लीजिए स्पॉक से, डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंटल हेड से, और उनको फिर एक रेजोल्यूशन दीजिए। ईमेल भेजना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है हमारे एफआरएम्स के लिए, कि जितने भी एस्केलेशन होते हैं, जितने भी ईमेल भेजे जाते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, वर्टिकल्स में, सब में ईमेल ही लगेगा, राइट। बहुत सारी वजह हो सकती है, आपको अपनी फ्रेंचाइजी का इशू एस्केलेट करना है, या नॉर्मल एक ईमेल भेजना है जिसमें सिर्फ इन्फॉर्म करना है, आपके पास डिटेल्स आ चुकी है, सिर्फ वो डिटेल्स फॉरवर्ड करनी है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट। तो देखिए, आपके पास इस काम को इजी करने के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है, फॉर्मेट्स। आप सारे ईमेल्स के फॉर्मेट बना के वर्ड फाइल में रख सकते हो। वर्ड फाइल में इसलिए ताकि उसमें कोई स्पेलिंग एरर ना हो, आपके पास रेडी फॉर्मेट रहे हर एक सिचुएशन के ईमेल का, ओके। प्लस आपके पास पूरी की पूरी एस्केलेशन मैट्रिक्स की ईमेल आईडीज़ होनी चाहिए आपके एक्सेल पर, ओके। एक एक्सेल होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो इसे अपने डेस्कटॉप पे भी आसपास कहीं पर प्रिंट आउट लगाएं, पर ये पूरा का पूरा एक्सेल में होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर पाएंगे। वर्टिकल हेड हो गए, डिपार्टमेंटल हेड्स हो गए, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, स्पॉक के रिपोर्टिंग मैनेजर, आपके स्टेट हेड्स, या कोई पर्टिकुलर एरिया के स्टेट हेड किसी और को भेजना है, सबके ईमेल होना ज़रूरी है। सबका एस्केलेशन आपको पता होना ज़रूरी है कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, तो हम किसको भेजें, इस इशू के लिए कौन सा डिपार्टमेंट है, इस इशू के लिए कौन सा वर्टिकल है, कौन इस चीज़ का स्पॉक है। वो सारा का सारा डेटा अवेलेबल है, वो एक्सेल आपके पास होना ज़रूरी है। तो आपका काम सिर्फ 2 मिनट का हो जाएगा। फ्रेंचाइजी ने आपको इशू बताया, उसको बोल दो सर ये इशू के लिए एक टिकट बनाइए, टिकट नंबर ईमेल पे डालिए, उस इशू का फ़ोटो भी उस पर डालिए, थोड़ा एक्सप्लेन करके ईमेल भेजिए। अब उस ईमेल को आपके पास रेडी फॉर्मेट होगा, उसमें सिर्फ वो डिटेल्स अटैच कर दो, वो फ़ोटो अटैच कर दो, टिकट अटैच कर दो, फ्रेंचाइजी ने जो खुद की डिटेल्स भेजी है वो वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, और आपके हर डिपार्टमेंट के ईमेल के फॉर्मेट तो बने ही हैं, वही फॉर्मेट में भेज दीजिए, लिस्ट तो ऑलरेडी है। तो आपका ईमेल का काम रह जाएगा 1 से 2 मिनट का हर ईमेल का। तो ये काम कम करने के लिए एक बार की मेहनत ज़रूरी है, फॉर्मेट्स बनाना ज़रूरी है, एक्सेल ढूंढ कर एक्सेसिबल जगह पर रखना ज़रूरी है। रिपोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। एक एफआरएम को मेंटेन करनी होती है बहुत सारी रिपोर्ट्स, ओके। लेकिन आपकी जो डेली एक्टिविटी रिपोर्ट है ना, वही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो डेली एक्टिविटी रिपोर्ट है वही कंपाइल होकर आपकी हफ्ते की रिपोर्ट बनती है, और यही रिपोर्ट कंबाइन होकर महीने की या क्वार्टर की रिपोर्ट बनती है। तो आपकी डेली रिपोर्ट बहुत ही सिंपल और क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। कितने कॉल्स किए दिन में, कितने ईमेल भेजे, कितने इनबाउंड थे, कितने आउटबाउंड थे, कितनी फ्रेंचाइजीज आज पूरे दिन में कनेक्ट हुई है, राइट। पूरा टास्क क्या हुआ है, पूरा दिन जो पूरा स्पेंड हुआ है उसमें क्या क्या एक्टिविटी हुई है, एक रिपोर्ट के ज़रिए से समझ में आ जाना चाहिए। तो रिपोर्ट का सिंपल होना ज़रूरी है और उसका कॉम्प्रीहेंसिव होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसमें सारी चीज़ें आ जाए, ओके, एक आइडिया आ जाए, एक जिस्ट आ जाए, ताकि एक साधारण व्यक्ति भी रिपोर्ट देख के समझ सके कि दिन भर में क्या काम हुआ है। रिपोर्ट और डेटा मैनेजमेंट एफआरएम के लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। देखिए क्या होता है ना, आपके रिपोर्ट से ही पता चलता है कि क्या काम हुआ है, डेटा भी आप ही को मैनेज करना होता है। जब भी आप फ्रेंचाइजी को कॉल करते हो, ओके, अभी समझिए ये चीज़ें 1 दिन 2 दिन में होने वाली चीज़ें नहीं है, इसको समय लगेगा। लेकिन जब भी आप फ्रेंचाइजी को कॉल करते हो, ओके, आप उसी वक्त अपना एक्सेल अपडेट करना चालू कर दो। आपके पास गिन के 100 या 200 फ्रेंचाइजी है, एक बार की मेहनत है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन है फ्रेंचाइजी, उसमें कितने लोग हैं, उसके डिसीजन मेकर कौन है, कितने लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, उनका सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी कौन सा है, नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी कौन सा है, मंथली एवरेज इनकम क्या है उनका,
ओके, क्या वो इंटरेस्टेड है दूसरे कैटेगरीज में या नहीं है? क्या इन्होंने कभी इंटरेस्ट दिखाया जब भी आप नई कैटेगरी लेके गए, कुछ नई सर्विस लेके गए, डीमैट लेके गए, क्या इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया या बोल दिया नहीं हमारा तो एटीएम है, हम दूसरा कुछ नहीं बेचेंगे, हमारी दुकान में एटीएम लगा है, हमारा एक बंदा वो देख रहा है, हमें कुछ बेचना नहीं है? तो आप समझ जाते हो कि ये जो फ्रेंचाइजी है इसे तो मुझे लास्ट में कॉल करना है, राइट? क्योंकि अब इस बार भी नहीं आई है ऑप्शन, बताना तो पड़ेगा ही, बट इसको मैं आखिर में बताऊंगा। पहले किसको बताना है? वैसे लोग जिन्होंने इंटरेस्ट बताया, जिन्होंने कोशिश की, चाहे उन्होंने पैसे बनाए नहीं बनाए वो दूसरी बात है, बट उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, उन्होंने कोशिश की, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और कुछ मैं नया लेकर जब उनके पास जाऊंगा, मुझे पता है वो फिर से इंटरेस्ट दिखाएंगे, फिर से अपनी कोशिश करेंगे, हो सकता है इस बार वो पहले से ज़्यादा पैसे बना सकें, राइट? तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफाई करना, इंफॉर्मेशन गैदर करते रहना। तो जब भी आप कॉल पर हो आप फाइंड आउट करते जाओ तो वो क्या क्या कर रहे हैं, एटीएम में है, सिर्फ बैंकिंग कर रहे हैं, सिर्फ इंश्योरेंस कर रहे हैं, या डीमैट भी कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कौन सी चीज़ नहीं कर रहे हैं, किस में परफॉर्मेंस ही नहीं है, क्यों नहीं है? क्या उनको इंटरेस्ट नहीं है, या उनको वो आता नहीं है? दिक्कत क्या है, चैलेंज क्या है, क्या उनको ब्लॉक कर रहा है, क्या वजह है कि वो नहीं कर पा रहे? हमें सब चीज़ें एक्सेल में पिक करनी है। ओके, यहाँ पे एक फॉर्मेट है सैम्पल जो सबके साथ शेयर होगा, मगर आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन हम एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट प्रेफर करेंगे जहाँ पे सब आप जान सको कि अगर आप किसी को, कोई आपको पूछे कि 200 में से कितने हैं जिसके पास एटीएम है, तो आपको पता होना चाहिए 30, आपको पता होना चाहिए बैंकिंग के बीसी पॉइंट कितने हैं तो 60, इन 200 में से इंश्योरेंस कितने लोगों ने बेचा है तो आप बोलना चाहिए कि 40 लोगों ने, और इंटरेस्टेड कितने, 10 लोग हैं जो अभी तक टेस्ट दे रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा होता है डेटा, ऐसा होता है इंफॉर्मेशन। एक एफआरएम को अपने 200 फ्रेंचाइजी पता होने चाहिए कौन क्या कर रहा है, कहाँ पर लैकिंग है, उनकी गुड क्वालिटी क्या है, बैड क्वालिटी क्या है, किस में ज़्यादा पैसे बना रहे, किस में पैसे ही नहीं बना पाते, आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि एफआरएम का काम ही यही होता है। स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है हमारे एफआरएम के लिए। देखिए, स्मार्ट वर्क के बिना ये काम नहीं हो पाएगा, इतने सारे टास्क, इतनी सारी एक्टिविटी, अगर हम सिर्फ मजदूर की तरह काम करते रहेंगे तो नहीं होगा। इसीलिए स्मार्ट बनना बहुत ज़रूरी है, स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। एक पुरानी कहावत है, आप एक किसी इंसान को अगर मछली देते हो तो आप उसे उस दिन के लिए खाना खिला देते हो, राइट? लेकिन आप किसी इंसान को मछली पकड़ना सिखा देते हो तो आप उसका पूरे ज़िंदगी के खाने का बंदोबस्त कर देते हो। तो ये हमारा काम भी वैसे ही है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, कुछ इस तरह से करना है कि हमारा पूरा काम हो जाए। ओके, यानी देखिए अभी बहुत सारे वीडियोस तो हमने वीकेएमएस पे डाले हैं, यूट्यूब पे हमारा भी कुछ दिनों में चैनल भी आ रहा है जहाँ पे आप देख पाएंगे ये सारे वीडियोस जिसमें हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन है, राइट? आपने इसमें से बहुत सारे वीडियोस खुद भी देखे होंगे। तो ये सारे के सारे वीकेएमएस पे भी अपडेट हो गए और हमारे यूट्यूब के चैनल्स पे भी आ जाएंगे। तो जो इशू है कस्टमर का, उस वीडियो का लिंक ही उसको भेज दो, सर आप ये देख लीजिए, आपका काम ख़त्म। आपको भी उतना एक्सप्लेन नहीं करना। अगर उनको कोई एक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डॉक्यूमेंट भेजने से पहले आप उनको गाइड करो, सर वीकेएमएस पर जाइए, माई डाउनलोड्स, इस पर्टिकुलर सर्विस, इस पर्टिकुलर सब सर्विस, या ये मेन टैब, ये उसका सब टैब, ये पीडीएफ, उसमें देखिए, मिला आपको, मिला, वहाँ से देखिए सर। इससे क्या होगा, अगली बार अगर फ्रेंचाइजी को ज़रूरत पड़ती है वो वहीं जाएंगे ना, वो आपके पास नहीं आएंगे। ये सेल्फ सफिशिएंट बनते जाएंगे धीरे धीरे, आपका कॉल वॉल्यूम कम होगा, आप ज़्यादा इफ़ेक्टिवली बाकी टास्क कर पाएंगे, उनसे सेल्स निकालना, उनको कॉल बैक करना, ये सारे काम आपके कम होते जाएंगे। अभी अगर किसी का इशू है तो कस्टम फ्रेंचाइजी को बताइए, सर सर्विस रिक्वेस्ट कैसे रेज़ करते हैं, क्या आपको पता है, आपने रेज़ की, मैं बताता हूँ, राइट? आप उनको मदद कीजिए। नई सर्विस रिक्वेस्ट कैसे बनती है, एक न्यू का भी ऑप्शन आ गया है, वो कैसे चलती है वो भी बताता हूँ आपको। सर्विस रिक्वेस्ट तो आपने भेज दी, टिकट नंबर आप मुझे ईमेल पे दीजिए, उसके साथ इमेज अटैच कीजिए, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखिए आप क्या हुआ था, आपकी डिटेल्स भी डालिए, राइट? आपके लिए तो बना बनाया ईमेल मिल गया ना आपको अभी सिर्फ उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या स्टॉक को भेजना है। तो आप जितना अपने फ्रेंचाइजी को ट्रेन कर दोगे
उतना ही आपका भी काम आसान होगा, राइट। उसके साथ साथ हमारी जो वीसी चलती है, राइट, अभी हम लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग, जो पूरे हफ्ते चलता है। हफ्ते के 5 दिन, ये 10 से 1, 3 से 6, बहुत सारे, कम से कम 12 टॉपिक से ज़्यादा कवर होता है इन 5 दिनों में। तो आप फ्रेंचाइजी को उसी टॉपिक के लिए लिंक देकर उस दिन पे ज्वाइन करने बोल सकते हो, या तो फिर आप अपने फ्रेंचाइजी को पूरे हफ्ता ज्वाइन करने बोल सकते हो। अगर उनको ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है, आप उनसे बोल सकते हो सर ये लिंक लीजिए, पूरे हफ्ते जुड़िए, आप जानिए, सीखिए। देखिए, जितना आपके फ्रेंचाइजी को आएगा नॉलेज, उतना काम आपका हेडेक उतना कम हो जाएगा, राइट। तो बेसिक चीज़ों के लिए आपको वो कॉल नहीं करेंगे। अगर वो कॉल कर भी रहे हैं तो उनको पता रहेगा, वो आपको स्ट्रेट अवे बताएंगे ये सर्विस में ये इशू, ये सब सर्विस ये इशू है, राइट। इसके अलावा कभी भी अपने फ्रेंचाइजी की अंडरस्टैंडिंग चेक करो, आप क्या जानते हैं वो, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंचाइजी बहुत कुछ जानते हैं। वो ऑलरेडी कहीं पर CSC का काम कर रहे थे, वो ऑलरेडी कहीं पर BC पॉइंट चला रहे थे, ATM चला रहे थे, उनको पता है बाहर कितने पैसे मिलते हैं, कौन कितना क्या दे रहा है, उनको सब पता है, ठीक है। किसी किसी को कुछ नहीं पता है। तो जब आप अंडरस्टैंडिंग चेक करोगे, आप पूछो उनको, सर आपको ये पता है, आपने ये कभी किया है, बात करो उनसे थोड़ा सा। सिर्फ जाते ही मुंह खोल के बोलना चालू नहीं करना है कि सर अभी ये है, बोल दिया ख़त्म, नहीं, बहुत गलत है। बात करो उनसे, उन्हीं को पूछो क्या आपने ये किया है, क्या आप ये जानते हो, आपको पता चल जाएगा। हो सकता है फ्रेंचाइजी को पूरा पता है, आपका काम खत्म हो जाता है, आपको सिर्फ 2 मिनट में सब चीज़ें बोलनी है। तो सर सेम है, हमारे यहाँ पे इतना कमीशन है और हमारे यहाँ पे यही स्टेप्स है और खाली एक स्टेप एक्स्ट्रा है, ख़त्म। फ्रेंचाइजी को खुद ही पूरा पता है, आपका काम कम हो गया ना। अगर उसको कुछ नहीं पता, अब मेहनत करनी है तो अभी इफ़ेक्टिव तो होगा कम से कम, क्योंकि अभी आप जब बताओगे ना तो आप पूरे डिटेल में बताओगे, स्टेप बाय स्टेप पूछोगे, सर आप समझे, हाँ ठीक है, अभी आगे आते। ऐसे नहीं कि आप एकदम तुरंत बोल दिए और निकल गए, तो उससे इफ़ेक्टिवनेस नहीं आता, रिजल्ट नहीं आते। बोलकर ख़त्म करना, दिन के 100 कॉल करना आसान है, पर रिजल्ट लाने के लिए उनकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना बहुत ज़रूरी है और उसके अनुसार अपनी इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है, ओके। तो वो जो जानते हैं उससे रिलेटेड हम उनको इंफॉर्मेशन देंगे, नई इंफॉर्मेशन देंगे, नोन टू अननोन, ठीक है। इसके अलावा उनका इंटरेस्ट चेक कीजिए आप। देखिए, इंटरेस्ट ही सारी चीज़ों के लिए ना मेन रूट है, ओके, मेन जड़ है। क्या होता है अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं बोले जा रहा हूँ, बोलता हूँ सर अच्छा मैंने कॉल कर दिया फ्रेंचाइजी को, मैं बोल रहा हूँ सर अभी नई डीमैट की सर्विस आई है, आप ये चालू करें, ई-हेल्थ की नई सर्विस आई है, आपने देखा होगा अभी, तो मैं बोले जा रहा हूँ आधे घंटे तक। उसने बोला हाँ ठीक है, रख दिया, सेल नहीं, ज़ीरो सेल, है ना। अगर मैं इसका इंटरेस्ट चेक कर लूँ फ्रेंचाइजी का तो क्या होगा, सर आपने इसके पहले कभी डीमैट यूज़ किया, हाँ नहीं, सबको पता है, कितने लोग हैं, गांव देहात है, कौन लेगा। फिर बताओ सर फ्री मिल रहा है, उनको तो इन्वेस्ट करना होता है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, आप ही उनको ऑप्शन दोगे, आप तो 300 रुपये कमा लो, तो उसके थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा, अच्छा मेरा क्या फ़ायदा है, ठीक है क्या है बताओ। अब आपको समझ में आया कि हाँ ये इंटरेस्ट दिखा रहा है, अब मैं धीरे धीरे बताना चालू कर सकता हूँ। सिर्फ जाके बताऊँगा तो बोले अच्छा ऐसे ऐसे खुलता है, अच्छा ठीक है चलेगा, मैं देख लेता हूँ। तो वो जो इंटरेस्ट जो है कस्टमर का, कभी भी चेक करो आप। जो इंटरेस्टेड है वो तो सुनेगा, आपका काम हो जाएगा। जो इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको जानना है कि उसका क्या ब्लॉक है, उस ब्लॉक को ओवरकम कैसे करना है, और ओवरकम करने के बाद अपनी चीज़ें अभी फिर बतानी है। थोड़ा काम बढ़ जाएगा लेकिन इफ़ेक्टिव होगा। आप देखोगे ना कि बाद में सेल आएगा, नंबर आएंगे जिसके लिए आप ये कॉल कर रहे हो, राइट। और सबसे बेस्ट होता है एक लिस्ट बनाना, क्योंकि ये मैंने आपको डेटा के वक्त भी बोला है, मगर एक लिस्ट बनाइए इंटरेस्टेड फ्रेंचाइजीज़ की, कितने इंटरेस्टेड है, कितने हार्ड वर्कर है। सेल का नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं है, इंटरेस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। कोई है जिसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसने बहुत कोशिश की, नहीं कर पाए, 10 ही सेल ला पाए, 10 ही डीमैट अकाउंट खोल पाए, ठीक है कोई बात नहीं है, मगर उस फ्रेंचाइजी ने आपकी बात मानी, आपकी बात सुनी, आपको बताया कि हाँ मैं आज इधर गया था, ये हुआ, हफ्ते 2 हफ्ते कोशिश की, वो थोड़े से नंबर ले आए। मुझे ये पता है कि ये फ्रेंचाइजी को जब मैं दूसरी सर्विस लेके जाऊंगा
आज मैं अगर इनको कॉल करूँगा कि सर ई हेल्थ की नई सर्विस आई है, ये कुछ तो कोशिश करेंगे, कुछ तो इंटरेस्ट दिखाएंगे और अपने आप ओके सेल आना चालू होगा। हो सकता है इस बार पहले से ज़्यादा पैसे बना लें, राइट, पहले से ज़्यादा सेल ले आए। तो ये एक होता है। तो ये है स्मार्ट वर्क जो सभी को करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद। बस इतना ही था आज के इस ट्रेनिंग के सेशन में। आप सभी का धन्यवाद इस सेशन को पूरा कंप्लीट करने के लिए और इसमें से अपनी सीख लेने के लिए। तो सभी के लिए ऑल द बेस्ट। आप अपने करियर में बहुत अच्छा करें और बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करें। थैंक यू।